एपिसोड 65 रिंग किलर। ईशानी ने समझाने वाले अंदाज में अबीर से कहा, पता नहीं, लेकिन वो शायद मुझसे कुछ और चाहता था, क्योंकि अगर उसे मुझसे पैसे या कुछ और चाहिए होता तो वो गाड़ी के शीशे तोड़कर ले जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसे पैसे या कुछ और नहीं चाहिए था। वो मुझसे कुछ और ही चाहता था। लेकिन जब मैंने उसे देखा, उसके कुछ देर बाद ही पुलिस आ गई थी, तो उसे वो मौका नहीं मिल सका। फिर तुम्हें क्या लगता है? वो अगर चोर या डाकू होता तो इतना टाइम नहीं लगाता, लेकिन वो आदमी मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। और पुलिस वालों ने भी बोला था कि कल यहाँ पर एक कपल पर जानलेवा हमला हुआ है, और आजकल लड़कियों के इतने खून भी हो रहे हैं। कहीं वो आदमी वही कातिल तो नहीं था, और कहीं वो मेरा कत्ल करने के इरादे से तो नहीं आया था। लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे मारने आया था? ये बोलते हुए ईशानी रोने लगी। ये सुनते ही अबीर सुन्न पड़ गया और उसे कुछ कुछ समझने में आने लगा था कि ईशानी को कोई क्यों मारेगा। वो मन ही मन में सोच रहा था, इसका मतलब वो कातिल ही था जो ईशानी को जंगल में मिला था, और उसने उसे कई बार देखा है। वो ईशानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है। मतलब घर से निकलने से लेकर जंगल तक का सारा उसका प्लान था, ताकि ईशानी को कोई बचा भी ना सके। इसलिए उसने ये समय और ये जगह चुनी। इसका मतलब वो बहुत खतरनाक कातिल है और उसे मारने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक ईशानी को अकेला नहीं छोड़ सकता जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाता। वो ईशानी के बारे में सब कुछ जानता है। वो उस पर कहीं भी कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। उसने ये सब सोचते हुए वहीं से गाड़ी उसके एक पुराने दोस्त के घर की तरफ मोड़ दी और वहां पहुंचकर उसे सारी बात समझाई। फिर ईशानी को समझाया, ईशानी, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी और बिना मुझसे पूछे इस कमरे से बिल्कुल भी नहीं निकलोगी। लेकिन कब तक अबीर? कब तक मैं इस चारदीवारी में बंद रहूंगी? जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाता तुम यहाँ से नहीं निकलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, समझी? अबीर गुस्से में उससे बोल रहा था। उसे उस कातिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे ऐसी स्थिति में किसी को भी गुस्सा आना लाजमी है, खासकर तब जब किसी अपने की जान खतरे में हो। उसे ऐसे गुस्से में देख के ईशानी ने उससे पूछा, क्या हुआ अबीर, तुम ठीक तो हो? ईशानी, तुम्हारी जान को खतरा है और वो कातिल बहुत खतरनाक है। उसे तुम्हारे एक एक पल की खबर है, इसीलिए तुम कहीं नहीं जा सकती और तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं लाकर दूंगा, लेकिन प्लीज बाहर मत निकलना। अबीर काफी टेंस्ड हो गया था। बोलते हुए उसकी आवाज में एक अलग सा चेंज आ रहा था, लेकिन उसने उस चेंज को ईशानी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। ठीक है अबीर, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। जब अबीर कुछ भी नहीं बोला तो ईशानी उसकी मनस्थिति समझते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे मार देगा कोई मुझे? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। भले ही आसमान और धरती एक हो जाए, रोमियो और जूलियट अलग हो जाए, एक बार के लिए मुमताज और शाहजहां अलग हो सकते हैं, लेकिन ईशानी और अबीर को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ये मेरा वादा है तुमसे। अबीर उसकी ये बातें सुनकर इमोशनल हो गया था और इमोशनल होते हुए बोला, ईशानी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और तुम्हें हमारे प्यार पर इतना भरोसा है। अब मेरा भी यही फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे इस वादे का मान रखते हुए तुम्हारी हिफाजत करूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब हम दोनों मिलकर उस कातिल से लड़ेंगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे पर अपने प्यार की बरसात करते रहे। फिर अबीर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो ईशानी, बहुत रात हो गई है, अब तुम आराम करो। उसने उसे सुलाकर उसके ऊपर कंबल डाल दिया। थोड़ी ही देर में ईशानी को नींद आ गई। वो रूम से बाहर चला गया और बालकनी में लगी चेयर पर बैठकर सोचने लगा, कैसे हम उस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ सकेंगे। मुझे जो भी करना है जल्दी ही करना होगा, क्योंकि वो कातिल बहुत ही शातिर है। अगर वो यहाँ पहुंच गया तो नहीं, मुझे उसे यहाँ तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ना होगा। वहीं दूसरी ओर राजवीर आंधी की तेजी से मुन्ना के पास गया और उसने तुरंत सभी डेड बॉडीज की फोटोग्राफ्स मंगवाई। फोटोग्राफ्स के आते ही उसने उन्हें ऐसे झपट लिया जैसे वो कोई खजाना हो और देरी करने पर लुट जाने का भय हो। वो एक एक करके सभी फोटोज को देखता जा रहा था और मुन्ना उसे घूर रहा था कि आखिर उन फोटोज में ऐसा क्या है जो उसे छूट गया है और उस चीज को लेकर राजवीर निकाल लेगा।
वो कौतूहल से उसकी तरफ देख ही रहा था कि फोटोज को पलटते हुए वो एकदम से उछल पड़ा। मुन्ना ने उसे ऐसे उछलते देखकर उसकी तरफ खिसकते हुए हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, फोटोज में से किसी बिच्छू ने डंक मार दिया क्या जो ऐसे उछल रहा है? इस पर राजवीर ने उसकी तरफ फोटोज बढ़ा दी। मुन्ना ने कुछ भी ना समझते हुए फोटोज ले तो ली, लेकिन फिर उन्हें बिना देखे ही उससे पूछने लगा, भाई ये फोटोज को मैं पहले कई बार देख चुका हूँ और मुझे तो कभी किसी बिच्छू ने नहीं काटा। उसे फोटोज की तरफ ना देखते हुए देखकर राजवीर थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, अगर तुम में से किसी एक ने भी इन्हें ध्यान से देखा होता तो उसे बिच्छू का डंक जरूर लगता। समझा कि नहीं? अब मेरे कहने से ही सही, एक बार ध्यान से देख ले। मुन्ना उसकी बात सुनकर गौर से एक एक फोटो को देखने लगा। अचानक उसे एक चीज ऐसी नजर आई जो हर एक डेड बॉडी में थी, और वो थी एक अंगूठी, यानी कि एक रिंग। और वो रिंग हर डेड बॉडी के राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में थी, एक ही कलर की बोले तो गोल्डन कलर की। मुन्ना के मुंह से अचानक निकल गया, अरे ये क्या चीज है? लगता है यही सुराग है। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही राजवीर ने फिर से सारी फोटोज झपट ली और उसे देखते हुए बोला, अब बोल, लगा 440 वोल्ट का झटका या अभी भी कुछ बाकी है? मुन्ना कुछ बोल ही नहीं सका, क्योंकि इस बार उसे बहुत ही बड़ी चूक हुई थी। फिर राजवीर ने उसे फॉरेंसिक लैब में चलने के लिए कहा। दोनों फॉरेंसिक लैब में पहुंचकर फटाफट डेड बॉडीज के पास जा पहुंचे और उन्होंने देखा कि तीनों रिंग पुरानी नहीं, एकदम न्यू थी, जैसे किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ही खरीद कर पहनी हो। राजवीर समझ गया था कि जो वो ढूंढ रहा था वो यही अंगूठी है, यही उसे किलर तक पहुंचाने वाली थी। वो सभी रिंग्स को डॉक्टर को रिसर्च के लिए देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, जल्द से जल्द मुझे इन तीनों रिंग्स के रिपोर्ट चाहिए, चाहे जो भी मिले, लेकिन अच्छे से देखकर मुझे जल्द से जल्द बताओ। अगले दिन राजवीर मुन्ना के साथ फॉरेंसिक लैब पहुंचा। क्या हुआ डॉक्टर, कुछ मिला या नहीं? हाँ, इन सभी रिंग्स में से एक पर ब्लड लगा हुआ था, जो कि इन डेड बॉडीज में से किसी का भी नहीं है। ये किसी और का ही ब्लड है, शायद कातिल का। ये सुनकर राजवीर बहुत खुश हो गया। ये हुई ना डॉक्टर साहब कुछ बात। मुन्ना, यही वो ब्लड है जो हमें कातिल तक पहुंचाएगा। मैंने कहा था ना, हर अपराधी कुछ ना कुछ सुराग मेरे लिए छोड़कर ही जाता है। यही वो ब्लड सैंपल तो है, वो छोड़कर गया है। समझा मुन्ना? अब सुन, सीसीटीवी में जितने भी आदमी हैं उन सबका, और जितने भी फिंगरप्रिंट वाले हैं और जितने भी क्राइम सीन के पास रहने वाले हैं, नौकर चाकर ड्राइवर, सबका ब्लड टेस्ट करवा और इस ब्लड सैंपल से मैच करवा, और जिसका भी ब्लड इससे मैच करे उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आ। मुन्ना कातिल के ब्लड को क्राइम सीन के आसपास के सभी लोगों के ब्लड से मैच कराने की कोशिश कर रहा था, पर यह ब्लड था कि किसी से मैच ही नहीं हो रहा था। जब उसने ये इन्फॉर्मेशन राजवीर को दी तो वो गुस्से में आकर एक नौकर को पीटने लगा। साथ ही वो बोलते ही जा रहा था, सालो सब तुम्हारी मिलीभगत है, बता कहाँ है वो कातिल, किसने किया है ये? जल्दी बोल, नहीं तो गोली मार दूंगा। बोलता है कि नहीं? यहाँ पूरे समय तुम लोग ही रहते हो ना, तुम में से किसी ने भी उस कातिल को आते जाते नहीं देखा। साला कातिल है या मिस्टर इंडिया जो खून करके गायब हो जाता है, या तुम में से कोई एक है? जल्दी बोल। अचानक उसी समय वहां पर सीबीआई चीफ मिस्टर नागार्जुन आ पहुंचे और उसे एक बेगुनाह को पीटते हुए देखकर गुस्से से चिल्ला पड़े, राजवीर। वो गुस्से से बोले, राजवीर ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम्हारी केस सॉल्व करने की बस की नहीं है तो रिटायरमेंट ले लो। ऐसे किसी बेगुनाह को पीटने से तुम्हारा केस सॉल्व नहीं होगा। अपनी नाकामयाबी का गुस्सा इन पर मत उतारो। तुम्हें केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है ना कि किसी का टॉर्चर करने के लिए। वो निराशा भरे स्वर में बोला, सॉरी सर। इस पर उन्होंने थोड़े ऊंचे स्वर में पूछा, क्या अपडेट है केस की? अभी तक कुछ मिला या नहीं? राजवीर, तुम्हें पता है ना कि ये केस सीबीआई ने तुम्हें क्यों दिया है? क्योंकि सीबीआई के सभी ऑफिसर्स के बीच में तुम्हारी काबिलियत और इंटेलिजेंस की भली भांति पहचान है, और तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जगह बेवजह लोगों को पीट रहे हो। तुम्हें पता है ना कि ये केस कितना नाजुक है, ऊपर से इस केस को लेकर कितना प्रेशर है। अब जाओ और मुझे जल्द से जल्द ये केस सॉल्व चाहिए, चाहे जो करना पड़े, किसी को पीटना मत। अब जल्दी से जाओ। राजवीर निराश होकर गुस्से से बाहर निकल गया और सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते हुए उसे विचार आया कि उन सभी लड़कियों के हाथों में एक ही रिंग थी, वो भी एक ही उंगली में और एक ही रंग की।
ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उन लड़कियों के बीच में तो आपस में कोई संबंध ही नहीं था। वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फिर कैसे उनके हाथ में रिंग थी, वो सब भी सेम टू सेम? ये कैसे मुमकिन है? फिर राजवीर को याद आया कि डॉक्टर ने बताया था कि वो रिंग बिल्कुल नई थी, जैसे किसी ने तभी खरीद कर पहनी हो, और वो लड़कियां तो एक दूसरे को जानती तक नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि वो रिंग उस कातिल ने ही उन सब लड़कियों को पहनाई थी। मतलब वो एक ही कातिल है जिसने सब लड़कियों को मारा है। लेकिन वो रिंग क्यों पहनाई? कुछ तो कारण है। क्या कातिल लड़कियों को रिंग पहनाकर कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, या फिर वो कोई साइको है? उसने देर ना करते हुए फिर से फॉरेंसिक लैब गया और डॉक्टर से वो रिंग ले ली। वो रिंग लेकर अपनी टीम के साथ क्राइम सीन के पास वाली मार्केट में गया। वो सारे क्राइम सीन मार्केट से कुछ दूरी पर ही है। ये देखकर राजवीर को यकीन हो गया कि वो किलर एक ही है जिसने सब लड़कियों को मारा है। और राजवीर खुद भी हर दुकान पर जाकर पूछने लगा कि वो रिंग किसने खरीदी थी। काफी दुकानों पर पूछताछ के बाद भी कुछ सुराग नहीं मिला। फिर आखिरकार एक दुकानदार ने बताया, एक आदमी था जो कुछ दिन पहले ही लगभग 7 रिंग लेकर गया था, और वो कोई मामूली रिंग नहीं थी, बल्कि मैरिज के लिए खरीदी गई थी। ये सुनकर राजवीर भी हिल गया। किलर ने उन लड़कियों को मैरिज रिंग क्यों पहनाई थी? और इसका मतलब 7 रिंग में से 5 को तो वो उन 5 लड़कियों को पहना चुका है, और अब बस 2 बची थी। मतलब अब वो रिंग किलर 2 और लड़कियों का मर्डर करने वाला है। रिंग किलर, राजवीर मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला। फिर वो अपनी टीम से बोला, सब ध्यान से सुनो। लगता है कि ये कातिल ना तो किसी से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, ना ही ये पैसे के लिए कत्ल कर रहा है, बल्कि ये कोई आशिक हो सकता है। हो सकता है कि उसने इन लड़कियों को कभी प्रपोज किया हो या शादी के लिए कहा हो, और उनके मना करने पर रिंग किलर ने इन लड़कियों को मार दिया हो। कुछ भी हो सकता है। अब तो वो किलर ही बताएगा कि उसने उन लड़कियों को क्यों मारा। सुनो, अभी मीडिया को बुलाओ। मीडिया को बताना है कि हमें क्या मिला है। बहुत शौक है ना उन्हें सबका जानने का। अब हम बताएंगे, और इसे मीडिया वाले टीवी पर दिखाएंगे, तो उस किलर से दिल्ली वाले सतर्क भी हो जाएंगे। इससे वो किलर जो 2 और लड़कियों को मारने वाला होगा, वो सावधान हो जाएंगी। जल्दी जाओ, इससे पहले कि किलर लड़कियों के पास पहुंचे, उससे पहले ये न्यूज उनके पास पहुंच जानी चाहिए। अगर एक और मर्डर हो गया तो बहुत खराब मामला हो जाएगा। उधर ईशानी और अबीर एक साथ सबकी नजरों से दूर रह रहे थे, ताकि रिंग किलर उसके पास नहीं पहुंच सके। क्योंकि अगर रिंग किलर को जरा सा भी शक हुआ कि ईशानी कहाँ है, और उसे पता चल गया कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उन तक पहुंचने में जरा सा भी समय नहीं लेगा। दोनों साथ में बैठे हुए थे। अबीर ने उसका ध्यान किलर से भटकाने के लिए टीवी चला दिया, लेकिन टीवी पर न्यूज में रिंग किलर के बारे में ही दिखा रहे थे। एंकर बता रहा था कि अब 2 लड़कियां और बची है। ये सुनते ही वो दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। ईशानी तो ये सुनकर रोने लगी। अबीर, शायद ये वही किलर है जो मुझे जंगल में मारने आया था, और वो ऑलरेडी 5 लड़कियों को मार चुका है। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि 2 लड़कियों में से पहला नंबर मेरा ही हो। अबीर उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा, ये सब क्या चल रहा है? ये रिंग किलर आखिर कौन है, और ये सब क्यों कर रहा है? उसने पहले ही 5 लड़कियों को मार डाला है। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा। मैं इसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे बाहर जाना ही होगा। अगर उस रिंग किलर को पकड़ना है तो मुझे बाहर जाकर पता करना ही होगा कि आखिर कौन है ये रिंग किलर, और बेगुनाह लड़कियों को क्यों मार रहा है। अगर वो पकड़ा नहीं गया तो हम दोनों को हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद होकर रहना होगा। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं ईशानी को यूं उदास नहीं देख सकता हूँ। और फिर हम कब तक इस 4 दीवारी के अंदर बंद रहेंगे? कभी तो निकलना ही होगा। और अगर तब उस रिंग किलर ने ईशानी पर हमला कर दिया तो? नहीं! अबीर एकदम से चीख पड़ा। उसके इस रिएक्शन पर ईशानी ने उससे पूछा, क्या हुआ अबीर, सब सही तो है ना? सब सही है ईशानी, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, और सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लो। एक बात और, गलती से भी बाहर मत निकलना। फिर अबीर रिंग किलर के बारे में और उसने उन लड़कियों को क्यों मारा ये जानने के लिए वहां से बाहर निकल गया। ईशानी ने उसके कहे अनुसार सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। अब आगे क्या होगा? क्या अबीर किलर का पता लगा पाएगा? क्या जो मोटिव उसने सोचा वही सच है, या फिर इस सब के पीछे किसी और का ही हाथ है?
अगर ऐसा है तो वो कौन है और उसका किलर के साथ क्या रिश्ता है? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे मेरे यानी आयुषी के साथ। और इस स्टोरी के लिए आपका प्यार ऐसे ही कमेंट सेक्शन में बरसाते रहिएगा।